तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूं जो किताबों के बहुत शौकीन हैं। उनके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अमित। अमित पीजीटी हिंदी हैं दिल्ली में। 6 साल से वो पीजीटी हिंदी हैं। उसके पहले हमारी उनकी दोस्ती की कहानी बहुत पुरानी है। 2012 से लेके हम दोनों ने ग्रेजुएशन करा हिंदू कॉलेज से। उन्होंने फिर मास्टर्स करा, एमफिल किया। उसके बाद वो जॉब में हैं। ये तो इनकी पहचान का एक छोटा सा हिस्सा है। जो बड़ा हिस्सा है इनकी पहचान का, वो इनके पीछे की लाइब्रेरी है, किताबें हैं। तो आज अमित से हम उनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे, उनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे जो मुझे पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बातें आप तक आएं, एज ए टीचर वो कैसे रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनकी किताबों वाली जो जर्नी है, जो किताबें वो पढ़ते हैं, उसके बारे में। तो अमित, सबसे पहले अपनी कहानी बताने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप अपने घर से लेके, हिंदू कॉलेज से लेके अभी लाजपत नगर में दिल्ली में पढ़ा रहे हैं। तो वो पूरी जर्नी बताने की कोशिश। और जैसे कि पूर्वांचल के ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो मतलब साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, वो आईआईटी वगैरह जाना चाहते हैं या नीट की तैयारी, अब नीट हो गया है। तो उस तरह का तो हमारा इंटरेस्ट कभी रहा नहीं। और फिर हम दिल्ली आना चाहते थे डीयू का, मतलब मैं आया था 2010 में, बहुत पहले एक बार 9 में। तो दिल्ली में मैं घूमा था डीयू कैंपस के आसपास, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। जो यहाँ की मतलब जो आज़ादी है, एक वो फ्रीडम बड़ी मुझे अट्रैक्ट की थी। तो फिर मैं सोचने लगा था, मतलब जाके वहाँ के मैं यहाँ क्या पढ़ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तमाम चीज़ें मैं सोचता रहता था। और थोड़ा लिटरेचर में हमारे जो हिंदी के टीचर थे स्कूल में, बड़े अच्छे थे, जितेंद्र तिवारी सर थे। तो उनके माध्यम से मतलब बड़ा इंटरेस्ट मेरा हिंदी में जग गया था। और आपको पता ही है कि उस समय कट ऑफ होता था, तो कैसे नंबर बड़े, मतलब इसे गला काट कहते हैं, 99% होने चाहिए। हिंदू कॉलेज में आपको पता है जब ये कट ऑफ सिस्टम बंद हुआ उस समय 95 पे हिंदी का कट ऑफ होता था, जनरल का। तो ये हालत थी हमारे समय में, थोड़ा कम था उस समय, मतलब लगभग 84 या 82 था। तो इसलिए मैंने एक तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा ऐसा सब्जेक्ट हो कि जिसमें आप बेहतर कर सकते हो। जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड रहा, हिंदी मीडियम या कह लीजिए कि यूपी बोर्ड, तो मैंने हिंदी सब्जेक्ट ही चुना, हिंदी में पढ़ाई की। और थोड़ा इंटरेस्ट भी था कि हम सबसे बेहतर किस में कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने हिंदी चुना। और बचपन से मेरा थोड़ा अखबार वगैरह पढ़ने का वो रहता था, हिंदी के अखबार हों तो उसमें संपादकीय पेज, मतलब 3-4 अखबार जहाँ भी मिलता था, मैं अपने ननिहाल में रहता था तो वहाँ बैठ के अखबारों के वो संपादकीय पेज पढ़ता रहता था। और बहुत सारे खुशवंत सिंह वगैरह के अनुवाद आते थे, और भी हिंदी के व्यंग वगैरह वो पढ़ता रहता था। फिर यहाँ आ गए हिंदू कॉलेज, तो फिर यहाँ से जर्नी शुरू हुई। और मतलब पढ़ते ही गए हिंदू कॉलेज में, तो एकदम जैसे कि भूत सवार था, इतना पढ़ते थे हम लोग। वो टाइम ही अलग था। जैसे आज से 2012 का वक्त है, यूपीएससी तब नए तरीके से हम लोग सोच रहे थे कि यूपीएससी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। तो हिंदू में जब आप गए तो किस तरह की किताबों को, जैसे इसके पहले तो आप स्कूल में थे, अपने से जो मन करता था पढ़ते थे, अच्छे प्रोफेसर है वहाँ पे, तो वहाँ से कैसे आपकी लाइफ में एक टर्न आया पढ़ाई को लेके या किताबों को लेके। फिर कैसे किताबों के साथ आपके जो रिश्ते हैं उसकी शुरुआत कैसे होती। पहले तो खैर हिंदी में ही पढ़ना ज़्यादातर शुरू किए, जैसे हिंदी ही पढ़ते रहे। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वहाँ पे हिंदू कॉलेज लाइब्रेरी में एक कोना था ट्रांसलेशन वाला, अनुवाद वाला। तो जो कि हमें विश्व साहित्य से एक परिचय हमारा कराता था। उसमें जैसे कि आपके लियो तोल्स्टॉय हो गए, अल्बेर कामू हो गए, या बहुत सारे राइटर्स थे, उनकी किताबें होती थी हिंदी में। जैसे कि प्लेग मैंने पढ़ा है, या हम्म। अन्ना करेनिना, वो सब वहीं शुरू में ही वहीं पढ़ा था। तो एक पूरा वर्ड रिव्यू, मतलब जो विश्व साहित्य क्या है, और इसके साथ साथ हिंदी के अलावा जो अन्य भारतीय भाषा का साहित्य, वो भी बहुत अच्छा था। जैसे तक्षी शिवशंकर पिल्लई हो गए, या और बहुत सारे उड़िया के लेखक हो गए, उन सब की किताबें रखी रहती थी, तो हम पढ़ते थे। तो लिटरेचर से एक तरह से जुड़ाव होता चला गया, और बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे। मतलब ये समझिए कि एक साल में लगभग 60-70 किताबें बहुत सामान्य बात थी। और ये लगभग वो 3-4 साल उस दौर में रहा ऐसा, कि जो बीए और एमए का जो शुरुआती दौर था, इतनी किताबें लगभग हम लोग पढ़ लेते थे। और उस दौर में मैं भी लगभग 6 महीने या 50 किताबें। और पढ़ने का रीजन ये था कि हम लोग दिल्ली में आए थे। खासतौर पर मैं अगर बातें करूँ, हम दोनों 2012 से जानते हैं एक दूसरे को। तो ये था कि यार यहाँ पे अगर 7,000 6,000 के खर्चे में रह रहे हैं, तो मैं ना सिर्फ किताबें पढ़ता था, उसके पीछे का पैसा नोट करता था कि इस महीने मैंने 7-8 हज़ार की किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। और वो जो किताबें मैंने तब पढ़ी थी आज तक मेरी लाइफ में काम आ रही हैं। तो एक बार आपने ये 200 250 300 किताबें पढ़ी। किताबों के बारे में सबसे खूबसूरत क्या लगता है आपको, मतलब। अब जैसे कोई भी किताब हो, मुझे लगता है कि बड़ी मेहनत से लिखी जाती है, और एक बड़ा अनुभव होता है उसमें जीवन का। कोई भी अगर अच्छा राइटर है तो वो ऐसे बहुत सामान्य या मामूली बातें नहीं लिखता, जिसे कहते हैं औसत बातें। औसत बातें अगर वो लिखेगा तो उस लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ते वही हैं जो हमें कुछ अलग दे, विशिष्ट दे। तो वो चीज़ें हमने देखी ज़्यादातर। आप एक बड़ा अच्छा, मैंने किसी राइटर का पढ़ा कि वो कहते हैं कि वही किताब पढ़नी चाहिए जिसको आप दोबारा पढ़ना चाहो। ये सिलेक्शन करने का बड़ा अच्छा तरीका है उनका, कि मतलब वही किताब पढ़ो कि आप ये सोचो कि इसको दोबारा भी पढ़ पाओगे या पढ़ोगे।
यूपीएससी की मार्केट में यही बोलता हूँ कि वही चीज़ पढ़ो जिसको आप रिवाइज कर पाओ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कुछ मतलब नहीं है कि आप कमा रहे हो उसको रख ही नहीं रहे हो, तो वही कमाओ जो ले जा पाओ घर। अगर कमा रहे हो कोई पैसे नहीं मिल रहा तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो वो हर चीज़ पे लागू होती है, हर किताब पे लागू होती है। मुझे लगता है कि वही किताब पढ़ना चाहिए कि जो आप बार-बार पढ़ सको या पढ़ना चाहो। क्योंकि आप उसके अलावा एक बार पढ़ के अगर आप उसको छोड़ दोगे या फेंक दोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आप इसका मतलब कुछ सीखे नहीं या उससे सीख नहीं पाए। तो ये ये वैसे मायने है कि रखता है। अगर आपको खाने का मौका मिले तो आप वही खाते हैं जो आपको बहुत पसंद है, जिसको बार बार आप हाँ, पाए हो ना कुछ। बिल्कुल, बार-बार खाना चाहते हैं। वो एक रीज़न होता है, एक कारण होता है। बाकी जैसे क्या होता है कि आप जैसे आपका जीवन का अलग-अलग जो फ़ेज़ है, उस हिसाब से आपकी किताबें भी बदलती रहेंगी। अब जैसे इन जनरल जो रीडिंग है वो लगभग खत्म हो गई है। बहुत कम लोग पढ़ते हैं, जैसे टीचर या प्रोफ़ेसर हो गए या बहुत इंटेलेक्ट लोग हैं वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक समय ऐसा था जब लिटरेसी रेट बढ़ रही थी तो एक बड़ी सामान्य धारणा थी कि सब पढ़ते थे। मतलब सामान्य किताबें हो गई, पत्रिकाएँ, इतनी ज़्यादा पत्रिकाएँ चलती थी वो सब अब बंद हो गया है। आप सबको पता है कि अखबार कितना कम अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन रह गया है। अखबार लोग पढ़ते ही नहीं हैं, रीलें देख रहे हैं आप कह लो कि सोशल मीडिया। हाँ, कहीं भी कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। लेकिन वो है ना कि उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। कौन कहाँ से उसको लिख लिख के एडिट करके डाल दे रहा है, आप कुछ समझ नहीं पाओगे, कोई सोर्स नहीं है, कोई प्रूफ़ नहीं है। तो इसके लिए भी हमें लगता है कि वो पढ़नी चाहिए। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है जो मैं बार-बार बोलता हूँ अपनी क्लासेस में अपने बच्चों के सामने कि खींचिए ना कमान को ना तलवार निकालिए, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालिए। तो ये बड़ा एक दौर था ऐसा, जब रहा है उसकी ताकत रही है। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में भी देखेंगे कि कैसे क्या-क्या स्थितियाँ बदलती रही हैं अखबारों, पत्रिकाओं के माध्यम से या किताबों के माध्यम से। जितने भी क्रांतिकारी थे सब लिखते थे। अभी मैं भगत सिंह जी की जीवनी पढ़ रहा था, एक कंपाइलेशन है जहाँ पे उनके लेटर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। तो सोचिए कि वो जगह बदल रहे थे कि अब वो कानपुर में रहेंगे। वहाँ पे उन्होंने सबसे पहला काम करा, पत्रिका खुद ही कहाँ पब्लिश करूँगा, तो किसी और नाम से वो लिख के पब्लिश करा रहे हैं। हुँ, तो हुँ। वो दौर और आज का दौर है। एक दूसरा रीज़न है कि अब लोगों को काफ़ी आसानी से जो खुशी वाला है ना कि रील्स देख के खुशी मिल रही है, लेकिन किताबों का एक अलग सुकून नहीं मिलता। मतलब जब आप बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो एक तो होता ही है, दूसरी बात है ना कि उम्र के हिसाब से जैसे आपकी जैसी साक्षरता या कह लो कि पढ़ाई-लिखाई जिस तरह की है, उस स्तर का अब आप दिल्ली जैसी जगह पे देखोगे, अच्छे स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बहुत सारी किताबें पढ़ने लगते हैं। वो उनके माँ-बाप या कहिए जो भी उनका बैकग्राउंड है, उनको जैसे रस्किन बॉन्ड पकड़ा दिया जाएगा, सुधा मूर्ति पकड़ा दिया जाएगा या अब्दुल कलाम की किताबें, जो एक उम्र के बच्चों को बहुत कुछ सिखाती हैं, मोटिवेट करती हैं और उनकी मतलब लैंग्वेज पे एक पकड़ बनती जाती है। और वो मैंने देखा कि वो बड़ी छोटी उम्र से हो रहा है आजकल। मतलब 5वीं 6वीं में वो सब नॉवेल पढ़ रहे हैं बच्चे, नोवेला छोटे-छोटे पढ़ रहे हैं। तो वो हमारे हिंदी पट्टी में बड़ा गायब है। हिंदी पट्टी में यूपीएससी और एग्जाम्स के क्रेज की वजह से लोग रट्टा मारने वाला ज़्यादा पढ़ रहे हैं, जो उनको थोड़ा ब्रेन को बड़ा कर सकता है, क्रिएटिव कर सकता है। और इसमें कोचिंग मार्केट का भी बहुत लेना देना है। वो चाहते हैं कि वो बोलते हैं कि ऐसे करके जाओ, ऐसे प्रोड्यूस कर दो। तो वो एक रीज़न हो सकता है। हाँ, लेकिन वो बच्चे जो है ना अपने आप को अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, आपकी लैंग्वेज पे कमांड नहीं है, तो आप नहीं सक्सेस मिलेगा आपको। क्योंकि मेंस जो है, जो एग्ज़ाम होता है, सबको पता है कोई भी अच्छा एग्ज़ाम है तो आपको एकदम आपका पर्सनैलिटी एक तरह से उसका सिलेक्शन कर लेते हैं, चुन लेते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या-क्या है। तो आपका एक आईना हो जाता है आपके व्यक्तित्व का, चाहे वो निबंध का पेपर हो या जीएस के पेपर हो या इंटरव्यू हो। तो वो चीज़ें हमने देखी हैं कि हिंदी पट्टी में बहुत गायब हैं। और अखबार का स्तर आपको सबको पता है हिंदी के अखबारों की क्या हालत है ना? उसमें क्या आप पढ़ोगे और क्या उससे सीख सकते हो? और ये अखबार बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं उन चीज़ों के लिए कि हिंदी पट्टी के बच्चे क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। जिस लेवल का अखबार निकल रहा है और जिस तरह की बातें लिखी जा रही हैं, वो एनालिटिकल है ही नहीं हो नहीं, रही। बिल्कुल नहीं। अब कोई भी आपको सूचना मिल नहीं सकता, कोई भी आपको डेटा नहीं मिल सकता उससे। अब मैनिपुलेट अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, आपका एक एजेंडा तय है हर अखबार का और वो उसी हिसाब से चलते हैं। आपको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसी रिपोर्टिंग मिलेगी नहीं। तो अमित, जैसे कोई भी किताब के बारे में हम बातें कर रहे हुँ। हैं, आपने मास्टर्स भी करा डीयू से ही और एमफिल भी करा और साथ-साथ यहाँ जॉब कर रहे हैं। तो अभी हम किताबों के बारे में ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि किताब कैसे आप सेलेक्ट करते हैं, एक क्राइटेरिया बता दिए। आपके कौन-कौन से अलग-अलग दौर में किताबें रही हैं जो आपको पढ़ के लगे, उनकी कुछ खास बातें, कोई किताब आपको जो अट्रैक्ट करी हो, कुछ उनकी बातें हों जो बहुत अच्छी लगी हों आपको, वो बताना? हाँ, वो एक्चुअली मैं 12th करके यहीं दिल्ली ही आ रहा था, तो मेरे मतलब जो बस्ती रेलवे स्टेशन है यूपी में, तो मैं वहाँ पे देखा बुक स्टॉल एक लगी हुई थी, तो मैंने वहाँ विंग्स ऑफ फायर का हिंदी अनुवाद उठाया, अग्नि की उड़ान, और वो किताब मैं पढ़ता हुआ आया दिल्ली। तो मुझे लगता है वो बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, वो किताब इतनी अच्छी लगी मुझे और वहाँ से मुझे मतलब कलाम की मैंने लगभग 5-7 किताबें पढ़ी और भी बहुत सारी यहाँ रखी भी हुई हैं बहुत सारी किताबें।
तो वो एक तो लैंग्वेज भी उनकी बड़ी सिंपल है, हिंदी या इंग्लिश, जिसमें आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, एक प्रेरणा मिलती है। कलाम साहब का जो एक उम्र के हिसाब से आप देखोगे कि बच्चों के लिए बड़े वो प्रिय हैं, और किताबें भी वैसे ही लिखते हैं वो। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि इस देश में राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है, सबसे बड़े पद होते हैं। उनके बाद और भी राष्ट्रपति आए हैं, लेकिन आज से 50 साल बाद कलाम जी को आप याद रखेंगे राष्ट्रपति के रूप में, से पता नहीं कैसे याद रखेंगे, लेकिन एज ए राइटर जो उन्होंने लिख दिया है, उनकी किताबें तब भी चलेंगी। बिल्कुल। और यही बताता है कि जो राइटर्स हैं वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं। जो ओहदे होते हैं बहुत कम तनों तक। 1990 के राष्ट्रपति के नाम पूछूंगा 10 में से 9 लोग नहीं बता पाएंगे अभी। नहीं बता, बिल्कुल। शंकर दयाल शर्मा का नाम नहीं बता पाएंगे, किसी नहीं बता पाएंगे, लेकिन कलाम जी का और राइटर का पूछ लूंगा, आप प्रेमचंद से लेके बता पाएंगे। तो ये लोग ज़्यादा स्मार्ट थे। तभी हम 1950 की यहाँ किताबें रखें। लव लेटर्स में देख रहा हूँ वॉल्टेयर का 17वीं शताब्दी का 18वीं शताब्दी का लव लेटर पड़ा हुआ। तो उसके आगे बताइए कौन कौन सी हाँ, किताब। तो उसके अलावा फिर जब हिंदी में आए तो हिंदी के लगभग जितने बड़े राइटर हैं उनकी सबकी ही मतलब 5-5 7-7 किताबें पढ़ी हैं। 8-8 10-10 किताबें बहुत सारी लोगों की। जैसे कि प्रेमचंद की ज़्यादातर किताबें पढ़ रखी हैं, रेणु की पढ़ रखी, अज्ञेय मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या है उनमें खास? अज्ञेय का मतलब एक तो लैंग्वेज बड़ी अच्छी है, और दूसरी बात एक गहराई है बहुत, मतलब उनका रेंज बहुत बड़ा है। अब मतलब नोवेल उन्होंने 3 लिखे हैं, और तीनों एकदम अलग हैं, अलग अलग धुरी पे हैं उनके। कौन कौन से नोवेल हैं? एक तो उनका है शेखर एक जीवनी है, जो कि 2 खंडों में है। और वो आज़ादी के समय का जो पूरा एक दौर था, उस समय व्यक्ति के ऊपर क्या जो मतलब जैसे ना व्यक्तिवाद का जो एक दौर था वर्ल्ड में, तो उसकी एक अभिव्यक्ति मुझे लगता है कि वो मिलती है अज्ञेय में, हिंदुस्तान के जो बड़े राइटर हैं उनमें। और दूसरी जो उनके अस्तित्ववाद को लेके एक बहुत पतला सा उपन्यास है, वो भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा उनका एक यात्रा वृतांत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो एक बूथ से ऐसा उछली। तो वो जो है यूरोप के तमाम देशों की उन्होंने यात्राएं की हैं, थोड़े थोड़े समय रहे हैं 8-8 10 दिन एक एक देशों में, और वहाँ का कल्चर, ये मतलब 60 और 70 के दशक की यात्रा है, जब आप समझिए ये ब्लॉगिंग और ये सब नहीं आया था। और चीज़ें जो हमें बताते हैं वहाँ के व्यक्ति की सोच कैसे है, मतलब पेरिस में क्या कल्चर है, या और यूरोप के दूसरे देशों में क्या है, वो सब मतलब कितना ओरिजिनल है वहाँ का, मतलब सोच प्रोसेस क्या है लोगों का, और खाना पीना पहनावा हर चीज़। और वहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकारों से उनका मिलना, उनकी सोच, उनसे कई बार मुठभेड़ भी है वैचारिक। जिस तरह की उनका मतलब आप पाओगे कि इस तरह का व्यक्तित्व है उनका कि आप तर्कों से उनको पीछे नहीं कर सकते। आगे जी। हाँ बिल्कुल। और उनकी लैंग्वेज पे जो कमांड है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो, वो अद्भुत है। तो आप उनके निबंध पढ़ो, मतलब मुझे लगता है जब मैं कई बार लैंग्वेज को लेके थोड़ा दूर होता हूँ हिंदी में कि कुछ अच्छा पढ़ना होता है, तो मैं अज्ञेय के निबंध पढ़ता हूँ। जिसको भी लैंग्वेज पे, भाषा पे कमांड चाहिए, वो आगे की तरफ जा सकता हाँ, इसके अलावा फिर जैसे इधर आप पाओगे कि दलित साहित्य में एक बड़े 2-4 अच्छे राइटर हैं जिनका बड़ा नाम हुआ, कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। जूटन हो गई, या मणिकर्णिका हो गई। मतलब आपके जेएनयू से वो थे, प्रोफेसर थे तुलसीराम जी। हाँ, तो उनकी 2 किताबें हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। तो मुर्दहिया उनके गांव की कहानी है, और गांव के जो बचपन है उनका। और मणिकर्णिका जो है वो जो बनारस में घाट है उसके नाम पे उन्होंने रखा है उसका नाम। बीएचयू से वो पढ़े लिखे थे, फिर जेएनयू आ गए, पर उनकी मतलब कहिए कि असमय उनका निधन हो गया। तो उन्होंने तीसरा भी लिखने का सोचा था, लेकिन लिख नहीं पाए तीसरा भाग, जो दिल्ली के बारे में होता। है। यहाँ पे आपकी लाइब्रेरी में सेल्फ हेल्प की बहुत सारी किताबें हैं, तो वो भी कैसे लगती हैं? हाँ, वो भी मतलब वो तो बहुत बाद में अभी शुरू किया, मतलब जिसे आप कहते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो भी बड़ी अच्छी किताबें हैं। अब वो जैसे आपका जो दौर चल रहा है, लोगों को उसकी ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही है, और बहुत सिंपल ढंग से बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपको ना एक गाइड नुमा चीज़ों में बताई जाती हैं। मतलब उसमें वो गहराई नहीं है लिटरेचर वाली जो आप ढूँढ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिंपल चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती हैं बहुत जानना। बार डूबते को तिनके का सहारा होता है, तो आज जिस तरह से हम लोग जिस ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, वो बहुत बार हेल्प करती हैं। जैसे मैं आपको 2-4 किताबें बताता हूँ कि जैसे इकिगाई एक जो जापानी बुक है, गाइड है, पतली सी है, यहाँ कहीं है, ये है शायद। अच्छा। तो ये किताब जो है ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे। मतलब बड़ी सिंपल बुक है, और इसमें कुछ ऐसी बात कही नहीं गई है कि जो आप ना जानते हो। बस और उसको आपको फॉलो करना है। ये जापानीज सीक्रेट है हैप्पी और लॉन्ग लाइफ के लिए। बहुत बार जापानीज लोग को बोला जाता है ना कि बहुत ज्यादा दिनों तक वो लोग जिंदा तो रहते उनका जो है आप पाओगे दुनिया में जो उनका वो है औसत आयु है, वो सबसे ज़्यादा है। से ज़्यादा मतलब समझ लो लगभग 85 ईयर है, कि एक औसत जापानी 85 ईयर जीता। तो आप देखोगे उसके क्या रीजन हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। हैं। और ये किताब बहुत अच्छे तरीके से लिखी भी है, 4 रोड हैं इसमें पूरा बिल्कुल, process। वही मतलब गाइड, इसीलिए मैंने कहा कि लिटरेचर की उम्मीद लेके इससे नहीं आपको पढ़ना है। बस ये आपको लेकिन सिंपल चीज़ें हैं, आपकी डेली लाइफ में क्या खाना-पीना, कैसे एक्सरसाइज करना है, कितना मतलब दोस्तों का क्या महत्व हो सकता है आपकी लाइफ में। और जो अलग अलग रिजिलियंस हो गया, बिल कॉन्फिडेंस हो गया, उन चीज़ों के बारे में। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपका वर्क लाइफ बैलेंस, कि आपको कैसे रहना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से बताई गई हैं।
फूड की भी बड़ी अच्छी उसमें भूमिका होती है। तो बहुत सेटल होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें वो लोग नोटिस करते हैं। और कौन सी किताबें, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपनी फेवरेट 5 या 10 किताबों के नाम बताने हैं, उनके बारे में बताना है, तो या तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ना वो क्या होता है, उम्र के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। अब जब मैं कॉलेज में था तो मेरी फेवरेट कुछ और थी, अभी मेरी फेवरेट कुछ और हो गई हैं। कौन मतलब कौन तो अभी के हिसाब से बताता? अभी के हिसाब से तो जैसे मुझे अम्बेडकर बहुत अच्छे लगते हैं। अब बहुत लेट मैं अम्बेडकर को पढ़ पाया, मतलब अभी मतलब 3-4 साल से मैंने अम्बेडकर को पढ़ना शुरू किया, पहले नहीं पढ़ता था, उतना जानता नहीं था। तो उनकी एक किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो बड़ी अच्छी किताब है। उसका जाति का विनाश करके हिंदी में भी है वो बुक। इसके अलावा उन्हीं का एक और मतलब पतली सी, उन्होंने जो अम्बेडकर ने खुद अपने बारे में लिखा बहुत कम है, वो वेटिंग फॉर वीजा करके, मतलब 8-10 पेज है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप पाओगे कि एक स्वदेश दीपक हिंदी में एक राइटर हैं, उनके एक बड़ा अच्छा नाटक है जिसपे एक मूवी भी बनी है, कोर्ट मार्शल करके एक नाटक है, उस पे शौर्य नाम से मूवी, थोड़ा सा मतलब एक तरह से कहो कि उसका रूपांतरण कर दिया गया है, वो है। लेकिन उनकी अपनी आत्मकथा कह लो या एक तरह से मेमोयर कह लो, वो लिखा है उन्होंने, मैंने मांडू नहीं देखा, यहाँ किताब ऐसा है। देखा था। हाँ, वो किताब बहुत ही यार एक तरह से मतलब है तो किताब, वो थोड़ी सी आपको मुश्किल भरा उनका जो दौर रहा है जीवन का उसके बारे में है। लेकिन जो व्यक्ति का संघर्ष है, जैसे आपको लगेगा कि इंसान जो है ना, जो कहते हैं कि आया है अकेले अकेले ही जाना है, तो उसको पढ़ के आपको ये एहसास होगा कि जिंदगी में ना जो ये सारी चीजें आप देख रहे हो या झेल रहे हो, वो आपको अकेले ही करना होता है। तो जितने भी बैठा हो। वो मतलब वो कह लो कि गायब हो गए, वो मिले ही नहीं, क्या हुआ था उनके पास, मतलब उनको एक प्रॉब्लम थी, साइकोलॉजिकल बीमारी हुई और फिर वो हॉस्पिटल में रहे लंबे समय तक, और फिर वहां से आए, फिर घर पे रहे, सुधार हो रहा था, फिर वो गायब हो गए, कहाँ गए कोई जानता ही नहीं। और वो लिख के चले गए। हाँ, वो किताब बड़ी अच्छी लगती है, मतलब वो है। तो ये हो गई, और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि आप प्रेमचंद तो सबके ही फेवरेट होते हैं हमेशा से ही। प्रेमचंद का मतलब जो मतलब एक जो महानता कह लो या एक सिंप्लिसिटी कह लो, वो सबको आकर्षित करती है। सहजता जो कोई चीज। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि आप लैंग्वेज कहते हैं ना कि अच्छी लैंग्वेज कैसे लिखें, तो उसका एक बड़ा रीजन ये है कि आपको ऐसा लिखना है जो लोगों को समझ में आए, लोगों से आप संपर्क का ऐसा साध पाओ। बहुत कठिन भाषा लिखना मुझे लगता है कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं है। मैं वो उसको ऐसे देखता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, क्या आपके सामने वो तस्वीरें बन के आ रही हैं जो वो कहना चाह रहा है, या जो भी चीज़ें वो कहने की कोशिश, मान लीजिए कि वो 1920 के पहले की दौर की कहानी बता रहे हो, गांव के किसान बैल, शायद आपने घर देखे भी नहीं होंगे, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात वो है कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक रूम क्रिएट करना है, हाँ और आप रूम में केवल दीवार नहीं बना सकते, रूम मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनकी खास बात है कि वो एक एक चीज़ उसमें लगेगी आपको, यार ये यहाँ हाँ, तो जैसे अब ये जो आज के दौर में जो इंग्लिश में या कह लो मोटे तौर पे विभाजन किया जाता है फिक्शन नॉन फिक्शन का, तो आज के फिक्शन ये वो है ही नहीं जो जिसमें कुछ मिलता हो, लेकिन वो नॉन फिक्शन जिसको आप बांट रहे हो, वो नॉन फिक्शन होके भी एक तरह से फिक्शन होके भी नॉन फिक्शन है। इस तरह की वो किताबें हैं। वो दान जो है उसको आप फिक्शन नहीं कह सकते, बस उसमें कैरेक्टर बदले हुए हैं, जो उस समय की कहानी है पूरी उत्तर प्रदेश की, वो ऐसा लगता है कि सच्ची कहानी है, एक आम किसान की कहानी है ना। तो वो भी है, आप पाओगे कि अब उसको रिलेट भी कर सकते हो आप, जैसे एक मैंने तमिल है तक्षी शिवशंकर पिल्लई, उनका एक नॉवेल है मछुआरे, बहुत पतला सा, तो एक तरह से वो साउथ का गोदान है। हाँ, मतलब यहाँ पे गाय और अपना खेत के लिए एक किसान मर रहा है उरी, और वहां पे वो एक नाव चाहिए उसको, अपनी नाव हो, तो वो बड़ी मतलब ऐसे रिलेट करो आप, जो आप कह रहे थे कि जो और भी जो इंडियन लैंग्वेज की जो किताबें हैं वो हम पढ़ते ही नहीं, हम जानते नहीं चीजों को। लेकिन इतना मतलब जितना पूरे यूरोप का आप जैसे कल्चर में देखोगे, पहनावे में जितना यूरोप का, उससे बड़ा डाइवर्स हमारा इंडिया है, तो वैसे लिटरेचर में भी है। तो इंडिया से जो लोग प्यार करते हैं उनको लिटरेचर से प्यार करना चाहिए, कल्चर से, खाने से तो प्यार कर रहे हैं, खाना जितनी आसानी से फैला है, अगर लिटरेचर उतनी आसानी से फैल जाए, जो हिंदी वाले हैं उनमें मैंने देखा एक चीज कि वो और चीजें बहुत कम पढ़ते हैं। और लैंग्वेज हाँ, दूसरी चीजें अनुवाद में पढ़ो या धीरे धीरे, मुझे लगता है अंग्रेजी तो बहुत वर्ड व्यू देती है आपको, तो अंग्रेजी तो पढ़ना ही चाहिए धीरे धीरे, आपको नहीं आ रहा है तो भी डिटेल में जाओ और सीखो, है ना, क्योंकि अब जो जमाना आ रहा है उसमें एक भाषा आपके लिए कामयाब नहीं है। और जो बड़े राइटर्स रहे हैं, चाहे अज्ञे जी की बात करें, ये लोग जितने हिंदी में महारत थे, पॉलिटिकल फिलोसफी में और बाकी जो जगह में भी रहते। हिंदी के तो ज्यादातर बड़े राइटर वो तो अंग्रेजी के हैं, है ना, मतलब बहुत सारे लोग। अब दिनकर जिनकी जो किताब है संस्कृत के 4 अध्याय कर करके है, अब वो केवल हिंदी की वजह से आप नहीं लिख पाएंगे वो किताब, आपको बहुत सारी चीजें, राहुल सांकृत्यायन की हम बात करें, जो उनकी किताबें, उनको तो कितनी मतलब दुनिया की क्या क्या, उनकी कोई लैंग्वेज बची नहीं, इतनी उनको आती थी। ना कोई जगह बची। खुशवंत सिंह जी के बारे में बताइए, हाँ, वो कैसे? खुशवंत सिंह तो यार मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, अभी तो मैंने उनकी इतनी ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं,
1-2 किताबें ही पढ़ी हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक पढ़ा, डेथ एट माई डोर करके है, मृत्यु मेरे द्वार पे। तो जो जितने जो है जो बड़े महापुरुष हैं, उनके जीवन से जो जुड़े हुए लोग थे, उनके बारे में उन्होंने एक मेमोयर लिखा है संस्मरण की तरह। लेकिन जो बोल्डनेस है वो आपको दिखेगी वहाँ पे, मतलब बेबाकी जिसे कह लो, वो खुशवंत सिंह में बहुत जबरदस्त देखने को मिलती। कि कोई डर नहीं है, नहीं, कोई निश्चिंतता है, कोई पर्दा नहीं है, और जो आप कहना चाह रहे हो कह रहे हो, वो मतलब वो रोचक बनाती है चीजों को लेके। ये मैंने देखा है कि जैसे आप कोई जीवनी आत्मकथा या ऐसी कोई बात, जीवनी जाहिर सी बात है, आप अगर लिख रहे हो किसी महापुरुष की, तो आप उसमें ना तथ्यों को और डिटेल इतना लिख देते हैं कि वो फिर बोरिंग हो जाती है, लोग पढ़ नहीं पाते। अभी मैं देख रहा हूँ, एक प्रवीण झा है, नॉर्वे में रहते हैं, उन्होंने एक लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पढ़ी, तो उन्होंने जो बातें लिखी कि ये इसको ऐसा क्यों बना दिया गया भाई, इतना तथ्यात्मक चीजें डाल के पत्रिकाओं और यहाँ से उठा के, इसको कौन पढ़ेगा। तो इंटरेस्टिंग बनाना बहुत जरूरी है, बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, नहीं कोई मतलब नहीं, वो तो डेटा सबके पास है ही, प्रधानमंत्री के बारे में जो जानना है वो जान ही जाएगा। तो जीवनी अगर पढ़नी है तो हाँ, कौन कौन से लोग हैं जिनकी जीवनी पढ़नी चाहिए, और कौन सी मुख्य जीवनी है जो आप सजेस्ट करें? जैसे देखो, एक तो गांधी की बहुत फेमस है, सबको पता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। हाँ, वो तो लगभग पढ़ी भी गई है, लगभग सारे लोग पढ़ ही लेते हैं, एक दौर ऐसा होता है, और उनकी जो ईमानदारी है वो वहाँ दिखती भी है। और रोमर रोला की जो किताब है गांधी जी की। हाँ, वो तो बड़ी शानदार है, ये यहाँ पे है शायद, आप देखेंगे यहीं कहीं रखी हुई है, देखिए ये वाली किताब है। तो ये जो है, इनको जो है फ्रेंच राइटर है, इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो इन्होंने जो है गांधी के बारे में लिखी है, गांधी की जीवनी है, और भी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो आप पाओगे कि मतलब जो आप ऑथेंटिसिटी है यहाँ मिलेगी, और एक अलग नजरिया देखने का किसी महापुरुष को जो फ्रेंच में लिख रहा है। तो ऐसी है, तो मुझे लगता है कि जीवनियाँ कह लो या बायोग्राफी कह लो, वो सबसे ज्यादा आपको सीख देती है, अगर आपको लाइफ को लेके कुछ सीखना है, जितने भी महापुरुष हुए हैं। अब एक यहाँ पे और किताब होगी डेल कार्नेगी की, अब्राहम लिंकन वाली। ये वाली किताब जो है ये इंग्लिश में है। वैसे डेल कार्नेगी आप पाओगे कि सबसे बड़े राइटर्स में से है, जो मतलब मोटिवेशनल, जो एक ये श्रेणी बनाई जाती है सेल्फ हेल्प बुक की, या लोक व्यवहार जो बिहेवियर को लेके, वो बड़ी अच्छी किताब है, बहुत सामान्य बातों को लेके, और मतलब वो बातें छोटी छोटी बातें। हाँ, मतलब इतनी ऑथेंटिक होती है, वो आदमी ऐसा लगता है कितने बड़े लोगों से मिल चुका है, कितने बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्षों से मिल चुका है। 2-3 किताबें उनकी हैं, तो डेल कार्नेगी बहुत कुछ सिखाते हैं, मतलब सामान्य बातें हैं, जो वही कह रहा हूँ कि ना, कि आप बहुत सारी चीजें पढ़ के नहीं जान पाते। तो ये आपको देखना चाहिए, जीवनियाँ बहुत सारी जीवनियाँ हैं। रतन टाटा की एक अभी आई है, उसको देख सकते हैं। और अंबेडकर की जो है जीवनियाँ बहुत कई सारी लिखी गई हैं। जाफलो एक है फ्रेंच राइटर, अगेन वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उसको आप देख सकते हैं। उनकी तो और भी किताबें हैं, साइलेंट रेवोल्यूशन भी है, नेहरू जी का भी लिखा हुआ है वहाँ। हाँ, नेहरू नेहरू तो खैर बहुत बड़े व्यक्ति हैं, नेहरू के बारे में जितना कहा जाए कम है। अमित, इतनी बातें हमने किताबों के बारे में कर ली, तो मान लीजिए कि मेरा जो एज ग्रुप है 20 से 30 के बीच में या 35 के बीच में, उनके लिए 5-6 किताबें सजेस्ट कीजिए जो पढ़नी चाहिए, जो पढ़ने के बाद उनको बहुत अच्छा लगने वाला है। हाँ, तो उसमें मैं कहूँगा, एक तो यही लोक व्यवहार वाली जो किताब आप बताए डेल कार्नेगी, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने पहले ही बताया कि मुझे अंबेडकर वाली किताब बहुत अच्छी लगती है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो ये इंडिया आफ्टर गांधी, जो रामचंद्र गुहा वाली बुक है, वो भी आज़ादी के बाद की जो डिटेल में बताया गया है, वो एक शानदार किताब है। मतलब मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए। हिस्टोरिकल नॉलेज भी है। हाँ, हिस्टोरिकल नॉलेज, और देश में कैसे क्या बदल रहा, उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है जो शहरी वर्ग है, वो ग्रामीण समाज को अगर जानना चाहे, तो कुछ प्रेमचंद की कहानियां पढ़े। वो मानसरोवर नाम से कई खंडों में है, उसकी अलग अलग कैटेगरी है, तो वो पढ़ना चाहिए सबको। जो मनोविज्ञान है, जो लोगों का, उसको कैसे प्रेमचंद प्रभावित करते हैं, वो पढ़ सकते हैं। और एक अज्ञे वाली जो किताब है, वो मैंने बताई आपको, एक बूथ सहसा उछली, वो यूरोप को जानने के लिए। और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, अभी भी लोग यूरोप जाके लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, हिंदी में बहुत कई नाम है अच्छा लिखी हैं, एक लेडी हैं। लेकिन मुझे लगता है गे वाली किताब का कोई जोर नहीं है ना। हाँ, एक बूथ सहसा उछली। तो ये 4-5 किताबें मैं कहूंगा, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है वो। और सिर्फ 4-5 नहीं पढ़नी चाहिए, जितना मैं आपको। जितना आपको अच्छा लगे, मतलब मुझे लगता है कि जो शुरुआत है आप कर दोगे तो फिर आप पढ़ते रहोगे। इसके अलावा जो इंग्लिश के अच्छे राइटर हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ, अरुंधति राय हैं, विक्रम सेठ हैं, ये अमिताभ घोष हैं, इन लोगों को पढ़ना चाहिए, बहुत शानदार। सारी दुनिया इनको जानती है। हाँ, तो इन लोगों को तो मतलब हिंदी वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, वो भी पढ़े इन लोगों को, अलग उनका एक वो होगा, पर्सपेक्टिव मिलेगा इनको। एक किताब अभी मैं देख रहा था, द डॉक्टर एंड द सेंट करते हैं, वो काफी। जो अम्बेडकर और गांधी के बीच में जो डिबेट हम लोग करते रहते हैं बहुत बार, उस किताब को पढ़ के बिल्कुल, वो जो है ओरिजिनल थॉट्स है उनका, वही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से उठाया उन्होंने, और उसका हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छा आया है, वो आप देख सकते हैं। तो ये मुख्य किताबें हैं जो लोगों को पढ़नी चाहिए। तो ये तो बातें थी अमित के साथ, हम लोग कैजुअली बहुत तरह की बातें कर रहे थे।
क्योंकि हम दोनों बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, तो बहुत बार इंटरव्यू ऐसे लगेगा कि कुछ चीज़ें मिस हो गई हैं, वो इस वजह से होती हैं क्योंकि मुझे पता है वो बहुत ऑब्वियस सी बातें होती हैं, लेकिन हम तो कोशिश यही है कि आपको कुछ ऐसे लोगों से मिला पाएँ जिनके लिए नौकरी ही जीवन नहीं है, नौकरी जीवन का एक हिस्सा है। उसके बियॉन्ड जो लाइफ है किताबों के साथ, उसके बियॉन्ड जो लाइफ है समाज के साथ, उस तरह की चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। आप लोग का काम है कमेंट करके बताना है कि आपकी फ़ेवरेट किताब कौन-सी है, और आपका कोई सवाल है वो भी कमेंट करके बताना है। ऐसे वीडियोज़ हम लोग लेके आएँगे, आपका काम है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करके बताओ कि आपकी फ़ेवरेट किताब कौन-सी है और क्या आपको ये जगह अच्छी लग रही है। अगर ये जगह अच्छी लग रही है तो हम लोग और भी यहाँ पे वीडियो बनाने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।